दोस्तों प्रीमियर एनर्जी आईपीओ का अलॉटमेंट तो पहले ही आ चुका है एंड अब 3 सितंबर को इसका लिस्टिंग भी हमें देखने को मिल जाएगा। तो वैसे में जिनको भी इसका अलॉटमेंट मिला हुआ है वो इस आईपीओ को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है कि उन्हें लिस्टिंग डे पे इस आईपीओ में क्या करनी चाहिए। क्या उन्हें इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन लेके निकल जाना चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। तो दोस्तों आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इस कंपनी का स्ट्रेंथ एंड इसके रिस्क फैक्टर को ध्यान में रखते हुए इसका लॉन्ग टर्म विजन देखने वाले हैं। यानी हम कोशिश करेंगे कि इस आईपीओ से कैसे हम मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सके। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको लिस्टिंग डे पे क्या करनी चाहिए इसका एक क्लियर पिक्चर मिल सके। तो फिर चलिए बिना आपका समय गवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले एक बार इस कंपनी के काम के बारे में रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आपको इसका अलॉटमेंट मिला हुआ है तो आपके लिए इस कंपनी का काम एंड इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में रिसर्च करना एक प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। बट यहाँ पे दोस्तों जनरली हम इसके सेक्टर आउटलुक एंड इसके स्ट्रेंथ एंड रिस्क फैक्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको इस कंपनी के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप एक बार इसके रिव्यू वाली वीडियो को जरूर जाके चेकआउट कर सकते हैं, जिससे आपको इस कंपनी के बारे में एक पूरी तरह से ओवरव्यू मिल जाएगा। बट यहाँ पे अगर शॉर्ट में हम बात करते हैं कि ये कंपनी काम क्या करती है, तो ये कंपनी सोलर सेल एंड सोलर मॉड्यूल बनाती है। एंड दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि पिछले 2-3 सालों में हमें सोलर सेक्टर में काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिला है। तो फिलहाल ये कंपनी उसी सोलर सेल एंड सोलर मॉड्यूल के इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, यानी इस कंपनी का सेक्टर तो काफी अच्छा है। तो अगर आप लोग अभी तक इसका फुल रिव्यू नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार इसके डिटेल रिव्यू को भी जरूर चेकआउट करें, क्योंकि वो भी वीडियो इसके लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी के लिए आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। वहीं दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इस आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी के बारे में। लेकिन अगर उससे पहले एक बार अगर हम इस आईपीओ का प्राइसमेंट देखें तो इसका प्राइसमेंट 427 रुपए से लेकर 450 रुपए के बीच में रखा गया है। तो अगर इस हिसाब से इसका हम अगर ग्रे मार्केट में डिमांड देखें तो दोस्तों ग्रे मार्केट में अभी इस आईपीओ का 95 से लेकर 100% तक का डिमांड चल रहा है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो पर शेयर पे हमें 450 रुपए का प्रॉफिट बता रहा है, 33 शेयर का लॉट है, उस हिसाब से ऑलमोस्ट हमें 15,000 रुपए तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है पर लॉट पे। यानी देखा जाए तो इस आईपीओ में आपका पैसा सीधा डबल हो सकता है। तो अगर इस ग्रे मार्केट को देखते हुए हम अंदाजन इसका लिस्टिंग प्राइस निकालने की कोशिश करें तो दोस्तों इसका अंदाजन लिस्टिंग कहीं 850 रुपए से लेकर 900 के बीच में हो सकता है। बट दोस्तों मैं यहाँ आपको फिर से रिमाइंड करना चाहूंगा कि हमें किसी भी आईपीओ में उसके जीएमपी पे पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीएमपी एक टेंटेटिव गेन होता है जो मार्केट के सिचुएशंस के अनुसार कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। इसीलिए हमें किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी का काम एंड उस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में अच्छे से रिसर्च करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है दोस्तों कि इसका अलॉटमेंट हमें 130% के ऊपर भी देखने को मिल सके या फिर 80% पे भी देखने को मिल सकता है। इसीलिए हमें हर सिचुएशंस के लिए एक फुल प्रूफ स्ट्रेटजी बना के चलनी चाहिए। तो फिर चलिए बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ में हमें लिस्टिंग डे के दिन कैसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि ये जो कंपनी है वो लॉन्ग टर्म के लिए कैसे रह सकता है, ताकि इस आईपीओ में उनको भी प्रॉफिट हो सके जिनको कि इसका अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है। यानी जिनको भी इसका अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है क्या वो इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए फ्रेश एंट्री बना सकते हैं या फिर नहीं बना सकते हैं। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म या फ्रेश एंट्री के लिए सबसे पहले हम लोग इस कंपनी का सेक्टर आउटलुक के बारे में जानेंगे, उसके बाद इसके स्ट्रेंथ एंड रिस्क फैक्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों अगर सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कंपनी के सेक्टर आउटलुक के बारे में, तो ये कंपनी पावर सेक्टर से बिलोंग करती है। तो अगर सबसे पहले यहाँ पे हम इंडियन पावर सेक्टर के बारे में जानने की कोशिश करें तो दोस्तों इंडिया का पावर सेक्टर तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि FY24 के एंड तक हमारे देश की टोटल इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी 442 गीगावाट तक पहुंच गई थी। लेकिन यहाँ रुकने का सवाल ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि गवर्नमेंट की जनरेशन कैपेसिटी, एडिशनल प्लान्स और ऑन गोइंग प्रोजेक्ट के चलते FY28 तक हम 622 गीगावाट तक पहुंचने का टारगेट लेके चल रहे हैं। बट दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस नए कैपेसिटी एडिशन में 65% का हिस्सा सोलर पावर का रहने वाला है, जो हमारे इंस्टॉल सोलर कैपेसिटी को FY24 के 82 गीगावाट से FY28 तक 198 गीगावाट तक ले जाएगा। यानी इंडिया में पावर सेक्टर का डिमांड तो ऑलवेज बना रहेगा। वहीं बात अब अगर हम सोलर सेक्टर की करें तो दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट ने 2030 तक 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी अचीव करने का एक एम्बिशियस गोल सेट किया है, जिसमें से 300 गीगावाट सिर्फ सोलर पावर से आने वाला है। एंड रिसेंट अनाउंसमेंट के मुताबिक अगले 2-3 सालों में इंडिया की एनुअल सोलर कैपेसिटी एडिशन डबल होने की उम्मीद है। वहीं मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने एक प्लान लॉन्च किया है
जिसमें हर साल 50 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के लिए ऑक्शंस किया जाएगा, जिसमें से 80% सोलर प्रोजेक्ट के लिए एलोकेट किया गया है। यानी ये सब गवर्नमेंट इनिशिएटिव इसलिए है ताकि हमारे देश का क्लीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर जल्दी से जल्दी बढ़ सके। वहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोलर सेक्टर के ग्रोथ के लिए कुछ खास पॉलिसी मेजर भी इंप्लीमेंट किए हैं, जैसे सोलर पार्क, जिसके तहत देश भर में सोलर पावर के लिए डेडिकेटेड पार्क का डेवलपमेंट किया जाएगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसके तहत लोगों के घर में सोलर एनर्जी के जरिए फ्री बिजली अवेलेबल कराई जाएगी। एंड वहीं प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स के तहत सोलर मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया जा रहा है। यानी दोस्तों, अगर ओवरऑल इस कंपनी के सेक्टर के बारे में बात करें तो दोस्तों इस कंपनी का सेक्टर तो अभी आगे काफी डिमांड में रहने वाला है। यानी इस कंपनी का सेक्टर तो काफी अच्छा है। बट वहीं बात कर लेते हैं अब हम इस कंपनी के स्ट्रेंथ एंड रिस्क फैक्टर के बारे में। तो दोस्तों, अगर सबसे पहले इस कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में देखा जाए तो ये कंपनी तो फिलहाल अभी फंडामेंटल वाइज काफी अच्छी है, क्योंकि अभी फिलहाल ये कंपनी अपना आईपीओ एक फेयर वैल्यू पे लेके आ रही है। क्योंकि अभी तक फिलहाल इस कंपनी के पास 6000 करोड़ का ऑर्डर बुक भी पड़ा हुआ है, जिसको हम इस कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट के रूप में देख सकते हैं। वहीं इस सेक्टर में काफी हाई एंट्री बैरियर है, यानी कोई भी ऐरा गैरा डायरेक्टली इस सेक्टर में अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता है। एंड दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि ये जो पूरा का पूरा सेक्टर है उससे गवर्नमेंट काफी ज्यादा बैक कर रही है, क्योंकि देखा जाए तो अभी तक फिलहाल इरेडा ने इस कंपनी को 2200 करोड़ के आसपास तक असिस्टेंस प्रोवाइड की है। यानी गवर्नमेंट इस सेक्टर को काफी ज्यादा बढ़ावा दे रही है। वहीं देखा जाए कि ये कंपनी अपने इंडस्ट्री की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है, जो सोलर सेल इंस्टॉल कैपेसिटी में 25% का मार्केट शेयर रखता है अपने पास। वहीं दोस्तों, बात इस कंपनी के प्रमोटर के बारे में करें तो इस कंपनी का प्रमोटर भी काफी एक्सपीरियंस्ड है, क्योंकि इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर चिरंजीव सिंह सलूजा है, जो 1997 से इस कंपनी के साथ बने हुए हैं और वो अभी फिलहाल ऑल इंडिया सोलर इंडस्ट्री एसोसिएशन का डायरेक्टर भी रह चुके हैं। वहीं दोस्तों, इस कंपनी के रिस्क के बारे में बात की जाए तो ये कंपनी अपने बिजनेस के लिए ज्यादातर कुछ ही क्लाइंट पे निर्भर करता है, क्योंकि अगर इस कंपनी का केवल 5 कस्टमर ले लिया जाए तो इन 5 कस्टमर से इस कंपनी का 60% से ऊपर का रेवेन्यू आता है। यानी अगर इस 5 कस्टमर में से कंपनी एक भी कस्टमर को लूज करता है तो इसका इफेक्ट हमें सीधा इस कंपनी के फंडामेंटल पे देखने को मिल सकता है। वहीं इस कंपनी के पास 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, बट ये पांचों का पांचों मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी तेलंगाना में सिचुएटेड है। यानी तेलंगाना में अगर पॉलिटिकली कुछ भी ऊंच नीच होता है तो उसका भी असर सीधे हमको इस कंपनी के ऊपर देखने को मिल सकता है। वहीं दोस्तों, इस सेक्टर में कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारा ऐसी कंपनियां हैं जो सेम सेक्टर में काम करती है। वहीं ये कंपनी अपना ज़्यादातर रॉ मटेरियल चाइना से इंपोर्ट करती है, जिसपे इंडियन गवर्नमेंट लगभग 84% के आसपास इंपोर्ट टैक्स लगाती है। यानी ये इंपोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट के पॉलिसी के अनुसार हमेशा अप डाउन होते रहता है। वहीं दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इस कंपनी के ऊपर डेट भी काफ़ी ज़्यादा है। एंड फिलहाल अभी तक देखा जाए तो अभी तक फिलहाल इस कंपनी के ऊपर लगभग 1200 करोड़ के ऊपर डेट है। यानी देखा जाए तो इस कंपनी के लिए कतई अच्छा नहीं है कि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अभी डेट है। एंड फिलहाल ये कंपनी अभी अपना कोई भी डेट कम करने वाली नहीं है। सो दोस्तों, अगर ओवरऑल इस कंपनी के स्ट्रेंथ एंड रिस्क फैक्टर के बारे में बात करें तो जैसे हर सिक्का का 2 पहलू होता है, सेम वैसे है इस आईपीओ के साथ है। यानी इस कंपनी के पास कुछ अपना स्ट्रेंथ पॉइंट भी है एंड कुछ रिस्क भी है, जिससे हमें बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे कि कंपनी के ऊपर काफ़ी हाई डेट है, एंड जितना हाई डेट होगा कंपनी को उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना होगा, एंड कंपनी जितना ज़्यादा इंटरेस्ट पे करेगी कंपनी का प्रॉफिट उतना ही कम होगा। बट अगर इसके स्ट्रेंथ एंड रिस्क फैक्टर को देखते हुए बात की जाए कि ओवरऑल ये कंपनी कैसी है, तो दोस्तों ये कंपनी तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा रहने वाली है। यानी जिनको भी इसका अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है उन्हें इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए या फिर नहीं बनानी चाहिए। तो दोस्तों, अगर इसका लिस्टिंग 100% के ऊपर हमें देखने को मिलता है तब आपको इसमें लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। बट अगर आप इसमें अपना फ्रेश एंट्री शॉर्ट टर्म के लिए बनाना चाहते हैं तो पहले आप लिस्टिंग डे के दिन प्री आईपीओ सेशन में इसका डिमांड देख लें, एंड उसके बाद ही अपना इस आईपीओ में शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री बनाएं। क्योंकि जिस तरीका से अभी इस आईपीओ का ग्रे मार्केट में डिमांड चल रहा है, उस हिसाब से हमें लग रहा है कि जिन लोगों को भी इसका अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है उन्हें शॉर्ट टर्म में इस आईपीओ से कुछ गेन देखने को मिल सकता है। सो जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है, लिस्टिंग डे के दिन इसका डिमांड देखते हुए आप इसमें एंट्री बना सकते हैं। बट वहीं अब बात कर लेते हैं उनके लिए जिनको कि इसका अलॉटमेंट मिला हुआ है, उन्हें क्या करना चाहिए। क्या उन्हें इस आईपीओ को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर देना चाहिए या फिर लिस्टिंग गेन लेके निकल जाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप केवल हर आईपीओ में केवल लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करते हैं तो इस आईपीओ में अभी फिलहाल आपका पैसा डबल हो चुका है। तो अगर आप चाहें तो आप अपना इससे लिस्टिंग गेन लेके खुशी खुशी निकल सकते हैं। बट वहीं आपने इस कंपनी का सेक्टर आउटलुक देखा, इस कंपनी का स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पॉइंट को देखा, एंड उसके बाद आपने ये डिसाइड किया है कि इस आईपीओ में आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए,
तो दोस्तों आप इस आईपीओ को बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके छोड़ सकते हैं। बट वहीं मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने प्रिंसिपल कैपिटल पे बिल्कुल रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, तो वो चाहे तो इस आईपीओ में वो अपना प्रॉफिट को होल्ड करके छोड़ सकते हैं। यानी जो भी उन्हें 15,000 के आसपास तक प्रॉफिट हो रहा है, उनको चाहे तो उस प्रॉफिट को वो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके छोड़ सकते हैं एंड बाकी बचा अपना प्रिंसिपल कैपिटल कुछ शेयर को सेल करके निकाल सकते हैं। उनसे उनका कैपिटल भी सेफ रहेगा एंड उनका प्रॉफिट भी कंपाउंड होते रहेगा। बट दोस्तों मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि लिस्टिंग डे के दिन कोई भी डिसीजन जल्दीबाजी में ना बनाए। आराम से आपके पास 9:45 से लेकर 10 बजे तक का टाइम रहेगा। उस 15 मिनट में आप इस आईपीओ का ओपनिंग प्राइस देखिए, इस आईपीओ का प्री आईपीओ मार्केट में ही डिमांड देखिए, उसके बाद ही इस आईपीओ में अपना कोई भी डिसीजन बनाइए। एंड दोस्तों प्री मार्केट एनालिसिस के लिए आप हमारा डिसीजन जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां पे हम लोग हर आईपीओ में उसके लिस्टिंग डे पे उसके प्री मार्केट को एनालिसिस करते हैं एंड ये जानने की कोशिश करते हैं कि प्री मार्केट में इसका डिमांड कैसा चल रहा है, यानी वहां से ये आईपीओ ऊपर जा सकता है या फिर नीचे गिर सकता है। तो अगर आपको मेरा एनालिसिस चाहिए तो उसके लिए सिंपली हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था मेरा पूरा लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी इस आईपीओ को लेके। आपका क्या स्ट्रेटजी है और कौन कौन इस आईपीओ को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने वाला है और कौन कौन इस आईपीओ से लिस्टिंग लेके निकलने वाला है, वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो आई होप दोस्तों आपको ये लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो भी आपका सवाल है वो हमसे कमेंट करके जरूर पूछें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।